ओके, सो चलिए हम अपना फर्नीचर डिज़ाइन का एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर डिज़ाइनिंग के लिए हम सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने एक मॉडल आप लोग को भेजा हुआ है ये वाला। इसमें डायमेंशंस भी लिखी हुई हैं। आप चाहो तो इन्हीं डायमेंशंस को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जो मैं डायमेंशंस बताऊंगा आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज़ हम लेके चलेंगे 1200 बाई 1200 mm। ठीक है, आप लोग चाहो तो कहीं नोटअप कर लो। 1200 बाई 1200 mm ये हमारी एक सेंटर टेबल होने वाली है, जो कि वुड की हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड बोर्ड लेंगे 18 mm का। ठीक है, जो हमारे वुड के बोर्ड्स आते हैं उनकी अलग अलग थिकनेसेस आती हैं हमारी। तो वो थिकनेसेस क्या होती हैं, हमारा 12 mm आता है, 16 mm आता है, 18 mm आता है, 20 mm आता है, 25 mm आता है, 30 mm आता है, 35 mm आता है, 40 mm आता है। अलग अलग साइज़ के बोर्ड्स आते हैं हमारे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बनाने के लिए एक 18 mm का स्टैंडर्ड बोर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इधर की तरफ यहाँ पे क्या है, एक आपका ड्रॉर है। उस ड्रॉर के सेटअप के बारे में यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, इस ड्रॉर को अगर आप करीब से ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक ग्रूव दिख रहा है। इस ग्रूव को हम वी ग्रूव कहते हैं। ये वी ग्रूव किस लिए होता है, ये वी ग्रूव इसलिए होता है ताकि इसमें आपका फिंगर ग्रूव कहलाते हैं हमारे। हम फिंगर से हमारी फिंगर इसके अंदर जाके हम फिर क्या कर सकते हैं, उस ड्रॉर को खींच सकते हैं। ठीक है, ये फिंगर ग्रूव्स भी हो सकता है, या इसकी जगह पे आज के टाइम पे फर्नीचर्स में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि हम पुश टू ओपन का यूज़ करने लगे हैं। उसमें क्या करते हैं, हम इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं। पुश करने के बाद वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता है, बाहर की तरफ हमें एक जर्क टाइप का फील होता है और ब्लॉक हमारा ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो पुश टू ओपन भी आप यूज़ कर सकते हो, या इसको बनाने के लिए हम ग्रूव देंगे, फिंगर ग्रूव देंगे, वी ग्रूव। ठीक है, उसकी हेल्प से इसको तैयार करेंगे। तो ऊपर का जो टॉप बेस है वो हम 1200 बाई 1200 mm ले रहे हैं। हाइट जो है इसकी, टोटल हाइट हम इसकी ले रहे हैं 350 mm। ठीक है, बॉटम का जो बेस है ये हम 4 इंचेस का लेके चलेंगे, यानी कि 100 mm का लेंगे। और इनकी जो गैपिंग है, ये वाली साइड से गैप, ये हम 100 से 150 mm का लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड साइज़ का हम बनाएंगे। तो हमने इसको मिनिमाइज़ किया। सबसे पहले स्केचअप में चलते हैं हम अपने। तो स्केचअप हम ओपन कर रहे हैं यहाँ से अपना। ठीक है, और पहले तो इनकी इस फर्नीचर की मॉडलिंग करना देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर वीरे मटेरियल असाइन करना देखेंगे, जिसमें हम पीबीआर मटेरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे बाद में। पीबीआर यानी कि फिजिकल बेस्ड मटेरियल जो होते हैं हमारे, वो वाले मटेरियल्स को किस तरीके से देना है हमें, तो उनको डिस्कस करेंगे बाद में। तो हम सबसे पहले स्केचअप जब ओपन करते हैं, यहाँ से आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को हम सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। ओके, ओपन करने के बाद मैंने सबसे पहले तो इनको हटा दिया, इस एलिमेंट को। अब मैंने एक काम किया, यहाँ से वीरे के अंदर गया मैं। यहाँ पे आप देखेंगे वीरे एसेट एडिटर मिल रहा है हमें। ठीक है, ये आपको वीरे फॉर स्केचअप के टूल के अंदर मिल जाएगा। वीरे फॉर स्केचअप टूल, इसमें आप वीरे एसेट एडिटर पे जाएंगे। जब आप वीरे एसेट एडिटर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जैसे इसके वीरे की एसेट एडिटर की टेम्पलेट खुल के आएगी, इसके अंदर ऊपर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पहले ऑप्शन पे जाना है, इसमें जाके क्लिक करना है। ये आप देख सकते हो मटेरियल ऑप्शन है। इसके अंदर जो मटेरियल्स आ रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे मॉडल, डमी मॉडल क्रिएटेड हमें दिया हुआ था, ये एक्चुअल में क्या है, उसके ही मटेरियल्स दिखा रहा है। मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के इसको बॉटम तक सेलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि हम अपने मटेरियल्स देंगे, इन मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने रेफरेंस देखते हैं। तो हमें टॉप से अगर आप इसके देखोगे तो इसका टॉप का जो एलिमेंट है ये 1200 बाई 1200 का साइज दिखेगा। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल टूल लिया, आर लिखा। आर लिखने के बाद हमने फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कॉर्नर पे प्रेस किया तो क्या हो गया, कॉर्नर पे उसने क्या किया है, वर्टेक्स लिया है और वहाँ से हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर रेक्टेंगल बनाते टाइम आपने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो आप देखो जो वो सेंटर पॉइंट था, वो पॉइंट, जो पॉइंट आपने दिया था कॉर्नर पॉइंट, वो एक्चुअल में रेक्टेंगल का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप रेक्टेंगल बनाते टाइम उसका साइज दे सकते हैं, जो कि हमने दे दिया 1200, कॉमा लिख के 1200 लिख के एंटर कर दिया। तो आप देखिए 1200 बाई 1200 का mm का हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स तैयार हो गया। ये चीज़ क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, इतना करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल का बॉक्स जो बनाया, इसको जल्दी से फटाफट राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, ग्रुप में।
अब इस ग्रुप को आपने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद पुश कमांड पे गए, पुश कमांड की शॉर्टकट की होती है पी, तो हमने पी प्रेस किया, अपने एलिमेंट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हाइट दे दी। टोटल हाइट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैंने आपको बताई भी थी कितनी रखनी है हमें इसकी, 350, तो हमने इसकी टोटल हाइट 350 लिख के एंटर कर दिया। डन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। ओके अब हमने क्या किया, हम इसको रोटेट करके बॉटम व्यू में है। रोटेट कैसे करना है, आपको माउस का जो स्क्रॉल व्हील है इसको अंदर प्रेस करना है, रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद हमने ऑफसेट कमांड का यूज़ किया। ऑफसेट कमांड आपको यहाँ पे लार्ज टूल सेट के अंदर बॉटम में यहाँ पे आप देखेंगे मिलेगा ऑफसेट टूल, इसकी शॉर्टकट की होती है F, तो हमने F प्रेस किया और अपने यहाँ पे कॉर्नर पे गए, कॉर्नर से मैंने यहाँ से गैप लिया। ये गैप मैंने आपको बताया था कितना ले रहे हैं हम, 150 mm का। ओके ये वाला जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना लिया है हमने, 150 mm। 100 से 150 mm के बीच में आप ले सकते हो, आप चाहो तो 100 भी ले सकते हो। अब मैंने इसको नीचे ड्रॉप किया, सॉरी नीचे नहीं ड्रॉप किया क्योंकि हमने 1350 की टोटल हाइट दे दी थी, तो वो 350 की हाइट दे दी थी टोटल, तो मैंने इसको ऊपर पुश किया। पुश कितना क्या, 100 mm का पुश कर दिया यहाँ से हमने। ये सेम ग्रुप में रहते, सेम ग्रुप के अंदर ही कर दिया हमने, राइट। हम एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे इसको तैयार कर रहे हैं अभी, ठीक है। सॉरी आपने लास्ट स्टेप क्या किया? मैंने अंडू किया अभी, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले चारों तरफ से गैप लिया ऑफसेट, राइट। ऑफसेट लेने के बाद पुश पुल किया, पुश पुल करके जैसे हम थिकनेस देते हैं आप थिकनेस को कम भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, बॉटम से सराउंडिंग वाले सरफेस को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अप मूव किया, अप मूव करके मैंने यहाँ से वैल्यू दे दी 100 और लेके एंटर कर दिया। ओके ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से इसकी गैपिंग क्रिएट हो गई। अब मुझे लग रहा है गैप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मैंने एक काम किया, ऑफसेट टूल लिया वापस से। अब मैंने 100 mm का गैप दे दिया इधर से, और मैंने पुश करके सरफेस हटा के यहाँ ये वाले सरफेस को सेलेक्ट किया। जब आप पुश करते हो तो आपके जहाँ पे माउस होता है उस सरफेस को सेलेक्ट करता है, तो आप अपने माउस को मूव करके मिडिल वाले सरफेस पे लाइए। यहाँ से इसको पकड़ के मैंने इसको क्या किया, इसके लेवल तक रख दिया, सरफेस के लेवल तक, ठीक है। अब ये वाली एलिमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने पहले 150 का ऑफसेट किया था, राइट। उसके बाद मुझे 150 का ऑफसेट ज़्यादा लगा तो मैंने क्या किया, 100 का ऑफसेट करा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो डायरेक्टली 100 के ऑफसेट कर सकते हो और फिर उसको पुश करके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्या है, इधर की तरफ एक ड्रॉर दे रखा है, तो ड्रॉर में हमारा एक गैप देखेगा आपको। ये गैप कैसे तैयार करना है, ये गैप तैयार करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे बोर्ड आएगा, बोर्ड के बाद फिर आपका ड्रॉर फिट होता है। तो जो बोर्ड होता है उसकी मटेरियल की थिकनेस होती है। मैंने अभी आपको बताया था, हम जो ये फर्नीचर तैयार कर रहे हैं इसमें जो बोर्ड ले रहे हैं वो कितने mm का ले रहे हैं, 12 mm का? जी नहीं, 18 mm का, 18 mm का। ठीक है। 18 mm तो प्लाईवुड है ये? हाँ जी, प्लाईवुड है, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ से इसको इसके एलिमेंट के ऊपर डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। ग्रुप एक्टिव करने के बाद मैंने क्या किया, चारों तरफ से इस वाले फेस पे जाके ऑफसेट लिया, ऑफसेट की शॉर्टकट F लिखा, सरफेस पे गए, सरफेस पे जाने के बाद हमने इसको अंदर पुश किया। अंदर पुश कितना करना है, जितनी बोर्ड की थिकनेस बताई थी मैंने 18 mm का पुश कर दिया हमने। तो आप देखिए एक बॉर्डर तैयार हो गया इसका, ठीक, डन। अब मैंने क्या किया, इस बॉर्डर को आपको इस बॉर्डर को आपको क्लिक करना है, क्लिक करके कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी हो गया। अब मैं इसको पुश करके अंदर लेके जा रहा हूँ। अंदर कितना लेके जा रहा हूँ, टोटल विड्थ इसकी कितनी थी, 1200 mm थी, राइट। तो सेंटर कितने पे होगा, 600 पे होगा, सेंटर का 600 mm। 600 mm। तो बीच में एक पार्टीशन बोर्ड लगा होगा, तो 18 mm का वाला बोर्ड भी होगा, हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 600 माइनस 600 सेंटर होगा, माइनस 9 mm मैंने माइनस कर दिया इधर से, 592 हो गया। 592 एंटर कर दिया, 592 इधर से कर दिया हमने। सेम प्रोसेस हमने बैकवर्ड में लिया, ऑफसेट कमांड पे गए, इसको हमने चारों तरफ से ऑफसेट लिया, कितना, 18 mm का, 18 mm का। यहाँ से फिर इसको हमने 592 इसको
कर दिया। ओके। ठीक, सो सेंटर में हमारा एक एलिमेंट आ जाएगा, बाकी दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा भी हटा सकते हो, वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने इस तरीके से रखा। ठीक है, अच्छा अब इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, आप देखो इसका हमने हॉलो तो कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा, ड्रॉर लगेगा इसका। ठीक है, सो ड्रॉर देने के लिए आपका क्या होगा, ड्रॉर को ड्रॉर आके बंद होगा, वो इसी लेवल पे बंद हो रहा है। ठीक है, सो मैंने अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये ड्रॉर का लेवल बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, बॉटम तक। ठीक है, सो हमने एक काम किया, यहाँ से लाइन टूल लिया, इसके बिल्कुल बॉटम पे इसको कनेक्ट किया, यहाँ से भी लाइन टूल लिया, इसके बॉटम पे इसको कनेक्ट किया, और यहाँ से इसको हमने 18 mm अंदर पुश कर दिया। सेम प्रोसेस इधर की तरफ भी किया, यहाँ से इसको कनेक्ट किया बॉटम पे, यहाँ से इसको बॉटम पे कनेक्ट किया, और इसको 18 mm अंदर पुश कर दिया हमने। ओके, डन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी। अब आप इस ग्रुप से पहले बाहर आ जाओ। ग्रुप से बाहर आने के बाद आपको याद हो मैंने एक सरफेस को कॉपी कर लिया था, राइट? कॉपी कर लिया था, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, उस पे जाके एडिट फीचर पे जाके पेस्ट इन प्लेस करना है। जैसे आप पेस्ट इन प्लेस करोगे आप देखोगे यहीं पे वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये काम ग्रुप से बाहर आके करना है। ग्रुप से बाहर आके क्यों करना है, ताकि ये एलिमेंट सेपरेट हो और ये वाला एलिमेंट सेपरेट बने हमारा, डिटैच करने के लिए। हाँ जी। ठीक, इतना करने के बाद अब जो आपने सरफेस कॉपी करके रखा है इसको आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप मेक ग्रुप कर देंगे, या फिर मैं मेक ग्रुप भी नहीं कर रहा, मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसको किया मेक कंपोनेंट। डन, क्रिएट कंपोनेंट कर दिया। कंपोनेंट पे जाके मैंने इसको कंपोनेंट को डबल क्लिक किया। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट एक्टिव हो गया, लेकिन बाकी एलिमेंट हमें क्योंकि विजिबल हो रहे हैं, मैं इनको नहीं देखना चाहता, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप व्यू ऑप्शन पे जाके कंपोनेंट एडिट पे जाके हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर सकते हो। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो मैंने इसकी एक शॉर्टकट की पहले से ऐड की हुई है। किस नाम से ऐड की हुई है, वाई के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऑब्जेक्ट के पर डबल क्लिक किया, यहाँ से वाई प्रेस कर दिया। जैसे वाई प्रेस करेंगे बाकी एलिमेंट हाइड हो जाएगा, लेकिन जैसे आप ग्रुप से बाहर आओगे वो वापस से शो होने लगेगा। क्लियर है? सो मैंने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैंने इसको पुश पुल करके 18 mm की थिकनेस हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दी इसको। अच्छा, अब 18 mm की थिकनेस तो इसमें आ गई है। इसके बाद हमने क्या किया, चारों तरफ से वापस से गैप लिया। ये गैप हमने 20 mm का लिया। 20 mm का गैप लेने के बाद मैंने इसको पुश करके आगे खींचा, और आगे कितना खींचना है, हमने आपको याद हो 592 तक का हमने डेप्थ ली थी, लेकिन 592 में से 18 mm इसका भी माइनस किया जाएगा, 574। सो 574 आप इसको पुश करके आगे कर दो। ठीक है, अभी एक्चुअल में अंदर से हॉलो होना चाहिए, तो हॉलो करने के लिए हमने वापस से ऑफसेट टूल लिया, इसको अंदर की तरफ ऑफसेट किया, कितना 18 mm, और इसको अंदर पुश किया। पुश कर रहे हैं, अगर आप देखो मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ, नीचे तक इसकी डेप्थ कितनी दिखा रहा है आप यहाँ पे नोटिस करना। जब मैं इसको बॉटम सरफेस पे लेके आ रहा हूँ तो कितनी डेप्थ आ रही है, 174 mm। तो 174 में से अब नीचे भी तो एक बेस, बॉटम बेस रहेगा आपका 18 mm का। ठीक है, तो आप उतना माइनस कर दो इसमें से, 174 में से 156 आ जाएगा, या आप माइनस कर दो पहले ही, या फिर आप एक काम क्या कर सकते हो, आप पहले बॉटम से इसको हॉलो कर दो। सॉरी, पहले आपने 18 इंचेस ऊपर उठा हाँ, देना, और पहले फिर बॉटम, sorry, पहले मुझे बनाने ले दीजिए, या तो आप बना लिएगा डायरेक्ट। ठीक है, सो मैंने क्या किया, बॉटम से ये हॉलो हो चुका है, तो मुझे यहाँ से इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए सिंपल से क्या कर सकते हो आप, कोई भी एक लाइन से कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट कर दीजिए। जब आप कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सरफेस फिल हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, फिल हो गया। अब आप आपको क्या करना है, इस सरफेस को पुश करना है ऊपर की तरफ, लेकिन आप पुश करोगे तो ये क्या हो रहा है, ये मूव होता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो ऐसे में आप जब पुश करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कंट्रोल प्रेस करने के बाद ऊपर पुश करेंगे, तो इससे कंट्रोल से क्या होता है, कॉपी क्रिएट होता है। अब आपने ऊपर लेके जाना है, और ऊपर कितना लेके जाना है, 18 mm, तो आपने 18 mm लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, बाद में ये एज एक्स्ट्रा आ रही है, तो इस एज को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब
मैंने क्या किया, पुश किया और इसको मैंने इस सरफेस पे भी अटैच कर दिया। सो ये हमारा एक ड्रॉर तैयार हो गया। दिख रहा है सभी को? हाँ जी बताइए, क्लियर है सभी को इतना? अब मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इस सरफेस को सेलेक्ट किया और सरफेस को सेलेक्ट करके बॉटम पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को इतना? हाँ जी। अच्छा, इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये बिल्कुल एज टू एज कनेक्ट हो रहा है, बट हमारे ड्राइंग के हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, एक ऊपर की तरफ ग्रूव ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और साइड में ग्रूव थिन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर आपका क्या रहेगा, हम फिंगर ग्रूव दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे फिंगर जाने के लिए स्पेस होना चाहिए। बट ये वाला जो ग्रूव है ये आपका हेयर लाइन ग्रूव आता है, जो जॉइंट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाते हैं। हेयर लाइन ग्रूव जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है, 3 mm का हम प्रोवाइड करते हैं हेयर लाइन ग्रूव। तो हेयर लाइन ग्रूव देने के लिए कौन से कंपोनेंट पे देना है, मैंने उस कंपोनेंट को डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके वापस से आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट एडिट में जाके हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर सकते हो चाहो तो, या आप सिंपल डबल क्लिक करके इस पर जाके वाई प्रेस कर सकते हो, ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वापस से ऑफसेट टूल लिया, चारों तरफ से ऑफसेट लिया, अंदर की तरफ 3 mm का, और 3 mm ऑफसेट करने के बाद मैंने क्या किया, इस एक्स्ट्रा सरफेस को पुश करके पूरा हटा दिया बैक। जब तक यहाँ पे ये सरफेस आ जाएगा, यहाँ सॉरी आप पुश करेंगे, जब यहाँ पे ये सरफेस आ जाएगा एंड पॉइंट, आप क्लिक कर दीजिए। अब ये अंदर से क्या हो गया, कई बार इस तरीके की प्रोविजन हो जाएंगी कि अंदर से ये हॉलो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, एंड को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, बाद में आप इन एलिमेंट को हटा दीजिए। तो आप देखिए 3 mm का हमारा ग्रूव इसमें आ चुका है। अब ऊपर वाला ग्रूव, जैसे मैंने आपको बताया था क्या करना होगा, हमें फिंगर ग्रूव चाहिए तो वो गैप ज़्यादा चाहिए होता है। फिंगर ग्रूव हमारा कम से कम 10 से 15 mm का हम प्रोवाइड करते हैं। अब पहले से ही 3 mm का ग्रूव आ रहा है, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको नीचे पुश किया, कितना 7 mm मैंने इसको डाउन पुश कर दिया, ठीक है। डाउन पुश करने के बाद हमने क्या किया, मैंने टेप टूल लिया, यहाँ से मार्किंग ली 10 mm की, यहाँ से मार्किंग ली 10 mm की, ठीक है। मार्किंग लेने के बाद हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे अटैच किया। अब ये वी ग्रूव आ गया, इसको हमने क्या किया, पूरे से इसको हटा दिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने यहाँ से हटा दिया। ये हमारा क्या हो गया, एक वी ग्रूव तैयार हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, हमें अंदर का एलिमेंट देखने को मिल रहा है। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। वो चेंजेस क्या है, आप यहाँ पे इसके बॉर्डर को एंड टू एंड कनेक्ट करिए पहले। जब आप एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे होंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि ये सरफेस फिल कर देगा। सरफेस फिल कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप सरफेस को जाके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाली एज को कॉपी करके इधर रखा 18 mm, और ये वाली एज को कॉपी करके नीचे रखा 18 mm, और इसको आप एक्स्ट्रा एलिमेंट के तौर पे खींच के यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप चाहो तो इन एलिमेंट को हटा दीजिए। अब मैं जैसे ही कमांड से बाहर आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा हेयर लाइन ग्रूव आ रहा है। इसमें वाई दबा के मैंने एक काम और किया, इसके एंड को भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके इधर रखा 18 mm, और इस वाले एलिमेंट को भी यहाँ से सेलेक्ट करके इधर रखा हमने 18 mm। इसको पुश करके हमने बॉटम पे इस पर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जाके भी बॉटम पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब ये हमारा ग्रूव प्रॉपर परफेक्ट फिट हो गया। यहाँ पे क्लियर है सबको? हाँ जी सर। अच्छा, मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको मूव करा, कहाँ से, ये वाले कॉर्नर से पिक किया और यहाँ पे अटैच किया। अभी आप देखोगे तो ये तो उल्ट अपोजिट आ गया है। तो अपोजिट लाने के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिंपल फ्लिप टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास SketchUp 23 या उनसे लेटेस्ट वर्जन है तो आपको फ्लिप टूल यहाँ मिल जाएगा।
अगर आप में से किसी के पास भी ओल्डर वर्जन ऑफ स्केचअप है तो उनको क्या करना होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप फ्लिप करना चाहते हैं आप उसको राइट क्लिक करेंगे। जो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लिपिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें बॉटम से 6th या 8th नंबर के एलिमेंट में आपको फ्लिप टूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्केचअप न्यू है तो हम यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हैं, फ्लिप टूल इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे तो इसको कौन से एक्सेस के अबाउट फ्लिप करना है, मैंने कहा ग्रीन एक्सेस के अबाउट फ्लिप करना है। हमने ग्रीन एक्सेस के अबाउट फ्लिप कर दिया। अब मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, मूव किया यहाँ कॉर्नर से, ग्रीन एक्सेस को लॉक किया। लॉक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया। अब जब हम ड्रॉप कर देंगे तो हमने क्या करना है, जैसे हमने उस साइड किया था वैसे ही सेम हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप एजेस को कॉपी करके रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से टेप टूल से मार्किंग ले लीजिए 18 mm, यहाँ से ड्रॉप ले लिया हमने 18 mm। अब मैंने क्या किया, रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल तैयार किया, इसको पुश करके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एंड से हमने इसको 18 mm का कॉपी करके इधर रख किया और इस वाले को 18 mm इधर कॉपी करके रखा, देन पुश करके कनेक्ट कर दिया नीचे, पुश करके कनेक्ट कर दिया नीचे, डन। अब एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से आप ट्रिम कर दो। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ से हमने अपनी टेबल विद ड्रॉर बना दी, एक सेंटर टेबल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब इसके बाद हमें इसको मटेरियल जो देना है, मैं चाहता हूँ ये इस तरीके का मटेरियल इसके ऊपर आए जिसमें आपका एक लेमिनेट या वेनियर जो है वो वुड अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ पीवीआर मटेरियल जैसे होता है हमारा फिजिकल बेस मटेरियल, उस टाइप से हमें देखने को मिले। उसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन भी देखने को मिले, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस भी मिले, थोड़ा सा टेक्सचर की रफनेस भी देखने को मिले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें मटेरियल देते हैं तो हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था, स्केचअप मटेरियल का यूज़ किया था। ये नॉन पीवीआर मटेरियल्स होते हैं तो इसके अंदर हमें रफनेस, टेक्सचर, ग्लॉसीनेस वो सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे वीरे के अंदर एक मटेरियल टैब का यूज़ करेंगे। उसके लिए भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में मटेरियल क्रिएट करने की कोई इशू नहीं है। आप पहले मटेरियल मत क्रिएट करो, आप क्या करो, मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। तो आज हम वही प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल वीरे, जैसे वीरे में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा वीरे एसेट एडिटर होता है। इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है केओस कॉस्मोस का। इसके अंदर लाइब्रेरी सेटअप होते हैं, इनके अंदर 3D एलिमेंट्स भी ऑलरेडी प्री क्रिएटेड रखे हुए होते हैं जिनको आप एज अ वीरे प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करके मटेरियल को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके रेंडर्स प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ से पहले मटेरियल को ड्रॉप डाउनलोड करना बताऊँगा आपको। तो उसके लिए आप यहाँ से पहले केओस कॉस्मोस को ओपन करिए। जैसे ही आपका केओस कॉस्मोस ओपन होगा, ये ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका लाइब्रेरी जो होती है क्लाउड लाइब्रेरी होती है, वहाँ से आपको एलिमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपका ओपन होकर आएगा। हो सकता है ये केओस होम पे आ जाए आपका। अब आपको क्या चीज़ चाहिए यहाँ से, सबसे पहले हम यहाँ पे मटेरियल देना चाहते हैं। तो मटेरियल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। टॉप वाले बार में आप देखिए ऑल एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑल एसेट्स लगा रहने दिएगा। इसके अंदर फिर मटेरियल एसेट्स हैं, हम उन्हीं पे जाएंगे। पर उनको जाने के लिए आप पहले यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स में आप देखोगे यहाँ पे 3D मॉडल आपको देखने को मिल रहे हैं। हम 3D मॉडल्स भी डाउनलोड करेंगे बाद में। पहले हम यहाँ से मटेरियल पे चलते हैं। तो मटेरियल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल बहुत ढेर सारे टाइप्स के देखने को मिलेंगे। अब हम क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर टेबल बना रहे हैं और टेबल को हमें मटेरियल किस टाइप का देना है, ये कौन सा मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए हमारा, इसमें से कौन सी कैटेगरी आनी चाहिए आप बता सकते हैं? वुड की, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए बॉटम में हमें 2 वुड के ऑप्शन मिलेंगे, एक वुडन फ्लोरिंग मिल रहा है और एक वुड मिल रहा है। हाँ जी सर। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले वुड पे जाना है। जब आप वुड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो वुड के टेक्सचर्स हमें ऑलरेडी प्री क्रिएटेड मिल जाएंगे। उसके अलग अलग नेमिंग के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ये वॉलनट मटेरियल का देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ओक पाइन मैट का मिल रहा है, देन उसके बाद ये ओक का मिल रहा है हमें, ठीक है, चेरी मैट का मिल रहा है। तो यहाँ से हमें वुड के मटेरियल देखने को मिल रहे हैं प्री क्रिएटेड, ठीक है।
अब मैं यहाँ से मटेरियल में नीचे वाले पे आता हूँ जिसमें हमें वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप वुडन फ्लोरिंग में जाएंगे तो यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग में आप देखिए फ्लोरिंग के जैसे हमारे पैलमेट्स होते हैं ना, वो देखने को आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। देखिए मिल रहे हैं। इसी में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लैमिनेट। लैमिनेट्स। ठीक है, अब इसमें हमें दो एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं। एक ये लैमिनेट आ रहा है, इसी का अगर आप नीचे देखोगे तो ये क्या है, विनियर। इसका विनियर है। लैमिनेट और विनियर में डिफरेंस क्या होता है, लैमिनेट आपको ग्लॉसी रहेगा बट विनियर में हमें रफनेस भी देखने को मिलेगी और उसके साथ एक टेक्सचर, हमें बम्प मैप भी देखने को मिलेगा। तो आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। बट अगर हम इमेज को फॉलो करेंगे तो इमेज में ये क्या है, लैमिनेट लगा हुआ है, एक्चुअली विनियर नहीं है। सो लैमिनेट हम यहाँ से अगर देखेंगे तो जो हमारे क्लोज इस पे सबसे ज़्यादा जा रहा है वो ये वाला जा रहा है लैमिनेट हमारी ड्राइंग के हिसाब से। सर लाइट है बहुत ज़्यादा। हम बाद में इसको चाहे तो डार्क भी कर सकते हैं। और जो है बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको फ्लोरिंग लैमिनेट दिख रहा है, ये हम नहीं ले सकते। इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना होगा तो हम डार्कर प्रोविजन दे देंगे इसके अंदर ही। आप चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हो, इसको थोड़ा सा डार्कर करना होगा तो डार्कर थीम हम प्रोवाइड, कलर को हम थोड़ा सा वेरिएशन बाद में आफ्टर इंपोर्टिंग मटेरियल भी दे सकते हैं। और अगर आप यही मटेरियल चाहते हो तो इसकी आपको एज अ टेक्सचर इमेज डाउनलोड कर लेनी होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से उसकी टेक्सचर इमेज डाउनलोड करके वो मटेरियल असाइन करना है। फिलहाल जो प्री क्रिएटेड मटेरियल है हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप मटेरियल दे सकते हो आपके हिसाब से, जो आपके उसके ज़्यादा क्लोज में हो आप उस मटेरियल को पिक कर लो। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, बॉटम में से ये वाला मटेरियल ले लिया मैंने, ये हमें लैमिनेट मिल रहा है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, अब जो भी मटेरियल आपको असाइन करना है पहले उस मटेरियल को आपको डाउनलोड करना होगा फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर लाइब्रेरी में डाउनलोड होगा, मतलब आपको हर बार डाउनलोड नहीं करना है इसको। ठीक है, हाँ, लेकिन हर मॉडल के अंदर, अलग अलग मॉडल के अंदर इंपोर्ट ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा हूँ, सपोज मैं ऊपर वाले एलिमेंट पे जाता हूँ, तो आप देखिए इनमें मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस मॉडल्स में इनको इंपोर्ट किया होगा, तो मैंने ऑलरेडी इनको डाउनलोड करके रखा हुआ होगा। ठीक है, इस वजह से इनका डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। इनको क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से विनियर वाला जो है वो मुझे लग रहा है इसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है, ये वाले के साथ। तो मैंने विनियर को क्या किया, आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, डाउनलोड करते टाइम आप एक काम कर सकते हो, इसको लाइक मटेरियल के अंदर डाल सकते हो। लाइक मटेरियल करने से क्या होगा, अगर आप किसी और सिस्टम में बैठ रहे हो, वहाँ पे आपने अपने क्योस कॉस्मोस को अपनी आईडी लॉगिन करी हुई है, तो यहाँ पे ऑल एसेट्स की जगह पे आप लाइक एलिमेंट्स पे जा सकते हो। वहाँ पे आपके लाइक एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्टर होके आ जाएंगे, तो आपको बार बार सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ़ायदा रहता है आपका क्योस कॉस्मोस की लाइब्रेरी होने का, कि आप लाइक एलिमेंट्स में डाल दोगे तो आपको बार बार एलिमेंट्स को सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। अब जो भी एलिमेंट आपको चाहिए तो आपने क्या कर लेना है, जैसे मैंने अभी बताया, आपने पहले उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा वो, टाइम के बाद मटेरियल वो इंपोर्ट हो जाएगा। जब आप इंपोर्ट कर लोगे तो वो एलिमेंट मटेरियल का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पे शो नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, वीरे के अंदर जाना होगा। वीरे के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे मटेरियल पे जाएंगे, आप देखिए हमने जो मटेरियल इंपोर्ट किया था, क्या वो यहाँ पे आ चुका है? हाँ जी, आ गया यहाँ पे। ओके, अब इस मटेरियल को जब आप वीरे एसेट एडिटर ओपन करेंगे तो इस मटेरियल में आप देखिए यहाँ पे आपके एक एरो की होती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, जो भी आप एलिमेंट सेलेक्ट करोगे उसके प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं लाइट में जा रहा हूँ, मैं सनलाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सनलाइट की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। अगर मैं मटेरियल पे जा रहा हूँ, मैंने अपना मटेरियल क्लिक किया तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये क्या है, विनियर है। विनियर है, इसका डिफ्यूज़ में मटेरियल पड़ा हुआ है। आपको इनको कुछ चेंज करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही वर्किंग करेंगे। इसके नीचे आप आते हो, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा।
रिफ्लेक्शन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है, मतलब जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ने के बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर हमारा पॉलिश वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है वो शाइन करते हैं। तो वो शाइननेस जो है वो आप यहाँ से बता सकते हो कि कितनी रखनी है, आपको कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है। इसी की जगह पे आप चाहो अगर आपको रफनेस दिखानी है तो आप यहाँ से सरफेस कंट्रोल को चेंज कर सकते हो, रफनेस के ऊपर यूज ग्लॉसीनेस की जगह रफनेस दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया अभी हम डिफ़ॉल्ट मटेरियल पैरामीटर्स पे ही स्टडी करेंगे। इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, अभी उसको भी हम नहीं देख रहे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बम्प मिलता है। बम्प क्या हो गया, जो इसके टेक्सचर के मैप्स होंगे उन मैप्स की एलिमेंट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से बम्प मैप के ऊपर। ठीक है, अभी हम इसको भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट यही मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले मटेरियल को लोड कर लेना है। लोड करने के बाद जब मटेरियल यहाँ लाइब्रेरी में आ जाएगा तो आपको अपने मटेरियल को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जब आप मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ मटेरियल लाइब्रेरी में भी आपका जो सिलेक्टेड होगा वो शो करने लगता है। देखिए शो कर रहा है। हाँ जी बताइए। जी सर। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये मटेरियल किसके ऊपर अप्लाई करना है, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारा पूरा एक ग्रुप है। अब ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई मैं जनरली नहीं करता जब तक मुझे पूरी श्योरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर्स को रोटेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इम्तियाज जो आपका क्वेश्चन था वो अब आप देखिएगा यहाँ पे आपका वो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जो आप कह रहे थे टेक्सचर रोटेट नहीं हो रहा, तो वो देख लिएगा किस तरीके से रोटेट करना है। अब पहले आपको ग्रुप को एक्टिव करना होगा। जब आप ग्रुप को एक्टिव कर लेंगे, वाई प्रेस कर दिएगा ज़रूर, लेकिन वाई प्रेस करने के लिए आपको पहले शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट नहीं बनाया हुआ है तो आपको व्यू में जाना है, कंपोनेंट एडिट पे जाना है, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर देना है, हाइड हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने विनियर वाला मटेरियल को पिक किया, क्लिक किया। आप क्लिक करके उसको एक्टिव कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, बी लिख सकते हो। बी से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बकेट टूल अप्लाई हो जाएगा। जो मटेरियल ऊपर आ रहा होगा वही मटेरियल बाय डिफॉल्ट असाइन भी होगा। तो बकेट टूल से आपने पिक करा इस मटेरियल को और मैंने इस सरफेस के ऊपर ड्रॉप किया। जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका आप देखिएगा टेक्सचर कैसे आ रहा है, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट हमारा टेक्सचर जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसका टेक्सचर लेफ्ट टू राइट ना जाए, अप टू डाउन जाए। ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ जाए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपने इसको मटेरियल असाइन किया है, ग्रुप के अंदर एडिट कर रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। तो मैं फेस को राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्सचर ऑप्शन होता है, टेक्सचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन ऑप्शन आता है। अब पोजीशन पे आप देखेंगे तो ये चारों कॉर्नर वर्टेक्स, इसके चारों वर्टेक्स पे आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला वाला रेड वाला जो होता है ये आपका क्या करता है, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन को बताता है कि कहाँ से टेक्सचर देना स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्रीन वाला मैंने आपको बताया था, ये क्या बताता है, रोटेशन बताता है। ठीक है, और स्केलिंग बताता है। मतलब अगर मुझे इसके साइजिंग को छोटा या बड़ा करना है तो आप यहाँ से ग्रीन वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। और मैं इसको देखो करीब में लेके आ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, साइज इसका टेक्सचर का क्या हो गया, छोटा हो गया। हो गया या नहीं हुआ? हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा है। इसी तरीके से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको पकड़ के क्या कर सकते हो, रोटेशन दे सकते हो। क्लियर है ये? तो या तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो और रोटेशन के साथ आप इसको कम ज़्यादा करके स्केल भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लू वाला जो मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था डिस्टॉर्ट करने के लिए होता है। जैसे स्क्यू करना हो, हमें स्ट्रेच करना हो तो उसके लिए, सॉरी स्क्यू नहीं, स्ट्रेच वगैरह करना हो तो वहाँ से आप ब्लू एलिमेंट को सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर सकते हो। येलो वाला पोर्शन जो होता है ये डिस्टॉर्ट के लिए होता है, स्क्यू करने के लिए। ठीक है, जब हमारे एलिमेंट टेपर पे आ जाते हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अब मैंने अगर आप देखोगे तो फंक्शनैलिटी इसकी पैरामीटर की चेंज कर दी है, चेंज कर दिया। मेरे हिसाब से ये मुझे सही नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, मुझे इसको चेंज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप वापस से इस ग्रुप के ऊपर एडिट पे आएंगे, फेस को राइट क्लिक करेंगे, टेक्सचर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन आता है रीसेट पोजीशन, देखिए मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली रीसेट कर देगा फिर से पोजीशन बाय डिफॉल्ट वाली। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी। अच्छा, अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने डबल क्लिक करके क्या किया, मैंने वापस से बकेट टूल लिया, बी लिखा, बकेट टूल अप्लाई होने लगा। अब मैंने ऑल्ट की प्रेस किया, जैसे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप देखिए सैंपल पेंट पे हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर आपके में ऑल्ट से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मटेरियल टैब के अंदर यहाँ पे आप देखिए सैंपल पेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ से मैंने इस मटेरियल को पिक किया, पिक करने के बाद मैंने शिफ्ट दबाया और शिफ्ट दबा के मैंने इस फेस के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट पे फेस पे फिल कर देगा एक जैसे पे। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने कट किया, मैंने यहाँ से मटेरियल को पिक किया और मैंने सरफेस के ऊपर अप्लाई किया।
जब आप सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से 90 डिग्री पे बेंड होने के बाद ऐसी डायरेक्शन में आ रहा है। मुझे ये वाली डायरेक्शन नहीं चाहिए, इमेज के हिसाब से मुझे यहाँ पे भी कैसी डायरेक्शन चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाती हुई डायरेक्शन चाहिए इस टेक्सचर की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, टेक्सचर पे जा सकते हैं, पोजीशन पे जा सकते हैं, और पोजीशन पे जाने के बाद आप यहाँ से या तो इसको रोटेट कर सकते हो, या मैंने क्या किया, मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है, मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। जब आप रोटेट कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब आप इसके टेक्सचर को अप डाउन करके भी मूव करके टेक्सचर की इनके कैरेक्टरिस्टिक को आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से फ्लिप ऑप्शन होता है, आप लेफ्ट टू राइट फ्लिप कर सकते हो, इससे टेक्सचर की ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज की जा सकती है। अब आपको लगता है कि आपका टेक्सचर सही है तो आप इसको ओके कर सकते हो। ठीक है, बट इसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर अपोजिट हो रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, टेक्सचर पे गया, पोजीशन पे गया, मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रोटेट पे गए, सॉरी फ्लिप पे गए, मैंने लेफ्ट टू राइट वापस से फ्लिप कर दिया और इसको डन कर दिया। अब देखिए यहाँ तक आ गया हमारा, मैंने वापस से क्लिक किया, अब ये वाला जो टेक्सचर है मैंने इसको पिक किया, मैंने बॉटम पे असाइन किया। अब इस टेक्सचर से मैंने शिफ्ट दबा के बाकी सारे सरफेस पे फिल कर दिया, तो उसके रेस्पेक्ट में देखिए फिलिंग होके आ गई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो फिल करना है वो ये वाले टेक्सचर के रेस्पेक्ट में फिलिंग होगी। तो मैंने वापस से बकेट टूल लिया, शिफ्ट ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबा के ये वाले सरफेस को पिक किया। पिक करने के बाद अब मैंने यहाँ से ये वाला अपना एलिमेंट को पिक किया। पिक करने के बाद मैंने वापस से बकेट टूल लिया और बकेट टूल से इसके सरफेस के ऊपर असाइन कर दिया। ये असाइन हो गया। अब मैंने ऑल्ट दबा के इस वाले सरफेस को पिक किया और शिफ्ट दबा के इन पे क्लिक कर दिया, तो इन सब पे ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। अब ये एलिमेंट आगे वाला और पीछे वाला दोनों क्या थे, कंपोनेंट थे, तो एक में चेंज किया तो बाकी में चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है ये एक्चुअल में क्या है, ग्रूव एलिमेंट है। तो ग्रूव एलिमेंट की डेप्थ हमें मटेरियल देने के बाद इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो ग्रुप था मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसकी डेप्थ दिखाने के लिए मैंने यहाँ से एक डार्क कलर लिया। आप यहाँ से डार्क ग्रे या चारकोल ग्रे में से कोई एक कलर ले सकते हो, और ये चारकोल ग्रे कलर मैंने इस सरफेस के ऊपर असाइन कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब जैसे मैं एस्केप करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे हमें एक डेप्थ इफेक्ट इसका देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है, अपने वीरे यूटिलिटी टैब में जाना है। जब आप वीरे यूटिलिटी टैब में जाएंगे तो आप देखिए ये आपका वीरे फॉर स्केचअप था, ये आपका वीरे यूटिलिटी टैब है। सॉरी, वीरे यूटिलिटी टैब को मत ऑन करिए, आपको वीरे यूटिलिटी नहीं, वीरे ऑब्जेक्ट वाले टैब को ऑन करना होगा। वीरे ऑब्जेक्ट टैब को आप ऑन करेंगे तो आप देखिए ये वाला वीरे ऑब्जेक्ट टैब आपका ऑन हो जाएगा। इसको उठा के मैंने ऊपर रखा, वीरे फॉर स्केचअप को उठा के मैंने ऊपर रखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, पढ़िए क्या है ऑप्शन, इनफाइनाइट प्लेन। इस पे क्लिक, इस पे क्लिक करके मैंने इनफाइनाइट प्लेन इसके बॉटम सरफेस पे क्लिक करके असाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? ये इनफाइनाइट प्लेन हमने क्यों दिया है, क्योंकि जब आप टेबल की बात करेंगे तो टेबल के नीचे कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इस टेबल को देख रहा हूँ, अच्छा अभी ये मुझे टेबल में क्या है, एजेस भी देखने को मिल रही हैं, इनकी लाइंस भी हाईलाइट हो रही हैं। एक्चुअल में क्या आपको ये लाइंस देखने को मिलती हैं, ये ब्लैक कलर की लाइंस मॉडल के अंदर? नहीं मिलती। ठीक है, तो वो एक्चुअल मॉडल जो होगा वो देखने के लिए आप क्या करोगे, पहले अपने यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। और मैंने क्या किया, यहाँ से व्यू कमांड में जाके एनिमेशन पे जाके ऐड सीन ऐड कर दिया यहाँ से। ठीक है, एक सीन ऐड हो गया। अब जो आपका वीरे फॉर स्केचअप था, इसमें आप जब वीरे एसेट एडिटर पे जाते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है। ये देखिए टैब मिल रहा है हमें, क्या कौन सा टैब है, ये वाला टैब कौन सा है, देखिए सेटिंग्स। सेटिंग्स के टैब में आना है। सेटिंग्स के टैब में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको रेंडर इंजन पे जाना है। सबसे पहले रेंडर इंजन में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, CPU, CUDA और RTX, जिनके में ग्राफिक कार्ड होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 1650 GTX, उनसे आपका RTX ग्राफिक्स या उनसे हायर पे आप RTX ग्राफिक्स का रेंडर ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास GTX 1650 या उससे 1650 से पुराना वाला वर्जन है,
जैसे 720 GTX वगैरह है, तो वहाँ पे आप RTX रेंडर नहीं ले पाएंगे। उस केस में आप CPU से ही रेंडर निकालेंगे। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक सिंगल फर्नीचर एलिमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है नहीं इंटीरियर का जिसमें बहुत ज़्यादा हमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको ग्राफिक कार्ड की जगह पे CPU पे ही अभी के लिए रख सकते हो। मैं भी अभी CPU पे ही निकालूंगा, आप भी CPU पे ही रख सकते हो। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन होता है प्रोग्रेसिव का, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, फाइनल रेंडर नहीं निकाल रहे, हम एक इंटरेक्टिव रेंडर सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको प्रोग्रेसिव पे ही रखेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आपके रेंडर क्वालिटी होती है, क्वालिटी जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जितनी कम क्वालिटी रखेंगे उतनी ही इमेज क्वालिटी रेंडर की उतनी ज़्यादा कम आएगी। तो आप क्वालिटी को यहाँ से क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ से हाई पे रखा है, आप चाहो तो मीडियम या मीडियम प्लस पे भी निकाल सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर के स्पेक्स अच्छे नहीं हैं तो आप इसको लो पे करके जल्दी रेंडर प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्वालिटी को हाई पे रखा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिनॉइजर। डिनॉइजर को मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, रैपिड कर दिया है, और डिनॉइजर को मैंने ऑन कर दिया। डिनॉइजर के अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वीरे डिनॉइजर है, एनवीडिया जिनके पास ग्राफिक कार्ड होगा, जैसे मैंने बताया 1650 GTX या उनसे हायर वर्जन होगा तो वो एनवीडिया का यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है या जिनके में RTX मोड नहीं लग रहा है वो यहाँ से इंटेल ओपन इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीरे से ही जाऊँगा, मोस्ट ऑफ द यूजर्स वीरे से ही आपका डिनॉइजिंग करते हैं, ठीक है। बाद में इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है डिनॉइजर को। अच्छा, इतना करने के बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमें कैमरा ऑप्शन मिलता है। कैमरा ऑप्शन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम बाद में ऑब्वियसली एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। नीचे इसके आते हैं तो यहाँ पे हमें रेंडर आउटपुट मिलता है। जब हम इसको रेंडर प्रोसेस करेंगे तो एक्चुअल में क्या है, इमेज में कन्वर्ट होगा, तो आपको रेंडर आउटपुट के अंदर जाना होगा। रेंडर आउटपुट के अंदर सबसे पहले आप एक काम करोगे, सेफ फ्रेम को ऑन करोगे। सेफ फ्रेम क्या होता है, ये बॉर्डर होता है हमारा जिसके अंदर हमें रेंडर प्रोसेस हुआ हुआ दिखेगा। तो अगर मैं इसको डिफॉल्ट रे को हाइड करता हूँ तो आप देखिए साइड में आपको एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपका रेंडर फ्रेम का बॉर्डर है कि कितना एलिमेंट आपका रेंडर होगा, ठीक है, शो होगा। सो सेफ फ्रेम आप ऑन कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें वीरे पे जाना है। यहाँ पे आपका इमेज विड्थ हाइट रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ से आप जिस रेजोल्यूशन की इमेज बनाना चाह रहे हो वो रेजोल्यूशन आप यहाँ से दे सकते हो। मैंने इसको 2000 रेजोल्यूशन दे दिया। आप चाहो तो इसको रिड्यूस करके 1200 mm पे भी 1200 रेजोल्यूशन दे सकते हैं। इसके नीचे मेन चीज़ क्या होती है, आपका ये होता है एक्सपेक्ट रेशियो। एक्सपेक्ट रेशियो अगर आप देखेंगे तो अभी वाइट स्क्रीन लगा हुआ है। वाइट स्क्रीन में आपका क्या है, रेक्टेंगुलर मोड में आपका रेंडर प्रोसेस होगा। इसी को क्लिक करके अगर मैं यहाँ से चेंज करके लैंडस्केप मोड में आता हूँ तो अब आप देख सकते हो हमारा जो कैमरे का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो चुका है। स्केचअप में एक्चुअल में क्या है, हम कैमरे के पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए आपको यहीं से एस्पेक्ट रेशियो में चेंजेस करने पड़ते हैं। अब अगर आप देखो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रेंडर प्रोसेस करूँगा तो क्योंकि बॉर्डर के बाहर चला जा रहा है तो इसके बाहर वाला एलिमेंट रेंडर नहीं होगा, इसके अंदर वाला एलिमेंट रेंडर होकर हमें दिखेगा खाली, ठीक है। सो यहाँ से आप अपना एस्पेक्ट रेशियो बता सकते हो कि किस एस्पेक्ट रेशियो पे आप अपना रेंडर प्रोसेस करना चाहते हो। तो हमने यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो अपना ये रख लिया है। मैं वापस से स्क्रीन 1 पे आता हूँ। सो यहाँ पे अभी हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स देखी हैं, फाइनल रेंडर की सेटिंग्स नहीं है। फाइनल रेंडर्स के लिए क्या सेटिंग्स चाहिए होती हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इनिशियल स्टार्टिंग रेंडर, एक रॉ रेंडर प्रोसेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, रेंडर पे गए, इंजन को CPU रखा है, प्रोग्रेसिव को ऑन रखा है, रेंडर क्वालिटी मीडियम प्लस या हाई में से कोई एक रख सकते हो आप। हाई प्लस मत रखिएगा अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे रॉ रेंडर्स है, एक्चुअल रेंडर्स नहीं है। फिर अब मैंने क्या किया, डिनॉइजर को ऑन कर लिया है, अपडेट इफेक्ट को रैपिड कर दिया है और इसको वीरे पे डाल दिया है। जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन कम है, वो इसको वीरे से हटा के इंटेल ओपन इमेज पे रख सकते हैं। देन कैमरा में अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया है, हमने रेंडर आउटपुट पे जाके सेफ फ्रेम को ऑन किया है। अब अगर आपका सिस्टम प्रोसेसर स्लो है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इमेज रेजोल्यूशन को कम कर रख सकते हो। 1200 mm की 1200 भी आप चाहो तो दे सकते हो। जितनी छोटी इमेज होगी उतनी जल्दी वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जितनी बड़ी इमेज होगी उतना ही वो ज़्यादा प्रोसेस होने में टाइम लेगा। यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो आप बता सकते हो। हमने अभी इस वाइड स्क्रीन रखा है। इतना करने के बाद मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद आप चाहो तो यहीं से एक इंटरेक्टिव रेंडर प्रोसेस ले सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ये ऑप्शन मिलता है। ये तो रेंडर का है, रेंडर विद वीरे। हमें रेंडर नहीं करना है एक्चुअल में, हम एक इंटरेक्टिव रेंडर लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ से आपका रेंडर विद वीरे इंटरेक्टिव लिख के आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये आपकी टेबल देखने को मिल रही है हमें,
जैसी टेबल स्टार्टिंग में हमें दी हुई थी, क्या उसी से मिलती जुलती काफ़ी हद तक लग रही है हमारी टेबल? ठीक है। अब लास्ट सेशन में जो हमने मटेरियल दिया था, ये मटेरियल उससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है या नहीं है? ठीक है, आप इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो, बताइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अभी ये हमारा, अभी जैसे मैंने आपको बताया रॉ रेंडर था, और मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मैंने इसको स्टॉप करने के बाद कट किया। कट करने के बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं कुछ 3D एलिमेंट डाल ला के रखना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे इसमें भी दिखा रखा था। एक फ्लावर पॉट रखा है, एक कॉपी रखी हुई है, कॉफ़ी का मग रखा हुआ है। इनसे थोड़ा सा मॉडल हमारा क्या होता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, रियलिस्टिक टच हमें देता है वो। तो ये एलिमेंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, स्केचअप के अंदर कॉस्मोस कॉस्मोस के अंदर ऑलरेडी 3D एलिमेंट प्री क्रिएटेड कॉस्मोस वालों ने अपनी लाइब्रेरी, क्लाउड लाइब्रेरी एक बना के रखी हुई है। आप वहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके इनको यूज़ कर सकते हो रेंडर्स के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से कॉस्मोस पे जाना है। मैंने इसको कट किया कॉस्मोस में, क्योंकि अभी हम मटेरियल पे थे तो मटेरियल टैब्स आ रहा है। अब मैंने वापस ये 3 डॉट पे क्लिक किया, मटेरियल लेके हम 3D मॉडल पे गए। 3D मॉडल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके अलग अलग मॉडल्स देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपने क्या किया, एसेसरीज़ पे गया मैं। एसेसरीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपके अलग अलग एलिमेंट्स की एसेसरीज़ दे रखी है, तो आप यहाँ से एसेसरीज़ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप एसेसरीज़ पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे एसेसरीज़ के ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएंगे। ठीक है, इसके ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब आपको जो लगता है, जो आपके मॉडल के हिसाब से सही है, आप उसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। इसको भी पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद ही ये इम्पोर्ट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक जैसे उसमें था, एक आपका कॉफ़ी था, एक आपका फ्लावर पॉट था, तो हम फ्लावर पॉट ले लेंगे। कॉफ़ी कप था एक हमारा, तो कॉफ़ी कप हम यहाँ से, आप चाहो तो यहाँ से कॉफ़ी कप ले सकते हो। और कॉफ़ी कप आपको डायरेक्टली किचन में आई गेस मिल जाना चाहिए, किचन एसेसरीज़ में। फूडवेयर में, फूड में मिल जाएगा आई गेस, एसेसरीज़ में नहीं। यहाँ पे हमारा टेबल वेयर एंड फूड है। ठीक है, इसमें आई गेस मिल जाना चाहिए हमें। ठीक है, टी कप मिल रहा है हमें, आप चाहो तो ये अलग रख सकते हो। और यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो सा आपके हिसाब से रेंडर में ज़्यादा अच्छा लगेगा आप उसको पिक करके ड्रॉप कर सकते हो। सिर्फ वही नहीं, बाकी और एलिमेंट्स भी आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो। जैसे मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह दिखाना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रूट्स के भी एलिमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, या जैसे हम ब्रेकफास्ट टेबल के तौर पे इसको दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई ब्रेकफास्ट जैसे ये है, आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। अब जैसे ये ब्रेकफास्ट मील है, मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद लोड किया, लोड करने के बाद हमने सरफेस पे आए, और ऑटोमेटिक सरफेस डिटेक्ट करता है स्केचअप। तो ये टॉप सरफेस था और मैंने इसको टॉप पे यहाँ पे ला के रख दिया। ऐसे आपको और एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ से आते हैं। अब मैं कुछ फ्रूट एलिमेंट रख लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रूट एलिमेंट में मैंने सपोज़ ये एप्पल्स हैं, मैंने इन एप्पल्स को लोड करके इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक फ्लावर पॉट देना चाहता हूँ। तो फ्लावर पॉट देने के लिए यहाँ से 3D मॉडल के अंदर आपको वेजिटेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लांट्स मिलेंगे। इंडोर प्लांट्स में हम जाते हैं, इंडोर प्लांट्स में प्लांटर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके हिसाब से जो ज़्यादा बेटर है आप उसको ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ये सिम एक प्लेन वास मिल रहा है, मैंने इसको लोड करके यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद मैंने इसको क्या किया, अब ये इसका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी कुछ वायर्स वगैरह दिखा रहा है, थ्रेडिंग दिखा रहा है। तो इसको मैं रेंडर में अपने छुपा देता हूँ। छुपाने के लिए क्या करना है, मैंने इसको रोटेट पे जाना है, क्यू दबाना है, और इसको मैंने यहाँ से सेंटर लेके रोटेट कर दिया, जिससे कि हमारे व्यू एंगल पे ना शो। अब यहाँ से आप स्क्रीन 1 पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं स्क्रीन 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला एलिमेंट हाइड हो जा रहा है। तो हाइड हो जा रहा है तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, स्क्रॉल व्हील दबाया, हैंड टूल एक्टिव हो गया, इसको नीचे ले आए। ठीक है, अगर आपके में हैंड टूल नहीं एक्टिव हो रहा है इस तरीके से, तो आप यहाँ से हैंड टूल का यूज़ कर सकते हो। पैन कमांड पे जाना है आपको, यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस पे जाने के बाद आप वापस से वीरे एसेट एडिटर के अंदर जाके यहाँ से इंटरेक्टिव प्ले कर सकते हो, या आपको डायरेक्टली वीरे फॉर स्केचअप के अंदर ऑप्शन मिल जाता है इंटरेक्टिव रेंडर का, रेंडर इंटरेक्टिव, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए आपके जो एलिमेंट्स हैं, और ये हाई क्वालिटी रेंडर एलिमेंट होते हैं, मतलब ये आपके सिस्टम पे लोड नहीं डालेंगे,
बहुत कम लोड डालेंगे क्योंकि वीरे प्रॉक्सी से बनते हैं और इनकी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक बहुत सुपर फाइन आती है, तो आप देख सकते हो। और ये अभी एक रॉ रेंडर है, इंटरेक्टिव है, एक्चुअल रेंडर नहीं है। एक्चुअल रेंडर इसकी क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा और प्रीमियम होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है सभी को। और इवन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वीरे स्केचअप जो होता है वो ऑटोमेटिकली सनलाइट लगाया रहता है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, यहाँ से सन पड़ रहा है और उसकी शेडो जो कास्ट हो रही है वो आप देखो, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडो कास्ट होती हुई आपको यहाँ पे दिख जाएगी। विजिबल हो रही है सभी को ये चीज़? हाँ जी, अनंत, नताशा, इम्तियाज, जुनैद, Yes, sir. पूजा, बताइए। जी सर। जी सर। अभी तक हमने मॉडल बनाए थे, लेकिन हमारा क्या था, हमें बहुत ज़्यादा, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा मॉडल बना के। क्यों? क्योंकि वो जो मॉडल थे वो हम एक रॉ एलिमेंट के तौर पे दिख रहे थे। लेकिन आज के सेशन में अगर आप देखोगे हमने क्या करा, अपना एक बेसिक सिंपल फर्नीचर बनाया है, लेकिन उसको मटेरियल जो दिया वो एक हाई क्वालिटी मटेरियल दिया विद द हेल्प ऑफ वीरे, और उसका एक इंटरेक्टिव रेंडर निकाल रहे हैं। तो आप देखो ये आपको फोटो रियलिस्टिक, अभी भी इसमें कई चीज़ें इफेक्ट आपको करने पड़ेंगे तब जाके ये एक्चुअल फोटो रियलिस्टिक लगेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा फील हमें दे देगा ये, जी सर। ठीक है। अब अगर आप इस किस आउटपुट के साथ अगर आप सेटिस्फाई कर हो कि हाँ मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक है, मुझे इसको क्लाइंट को प्रोसेस करके दिखाना है। सपोज मुझे किसी क्लाइंट ने कहा कि आपको एक टेबल मेरे लिए एक सेंटर टेबल डिज़ाइन कर दो, तो मैंने इस तरीके के एक सेंटर टेबल डिज़ाइन कर दिया। अब मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपना इंटीरियर में हमने क्या मटेरियल दिया है, क्यों दिया है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो हमें क्लाइंट को इमेजेस शेयर करनी पड़ती हैं। तो इमेज शेयर करने के लिए जब आप ये पूरा काम कर देंगे, मैंने स्क्रीन को राइट क्लिक करके अपडेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्केचअप पे गया, मटेरियल पे गया, अब मैं एक फाइनल रेंडर लूँगा। फाइनल रेंडर लेने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रोग्रेसिव बंद कर दिया, ठीक है। आप इमेज क्वालिटी जो चाहें आप वो रख सकते हो। ऑब्वियसली मैं हाई प्लस में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा इसमें बहुत अभी कलर इफेक्ट चेंज करना, लाइट इफेक्ट चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। हम एक बेसिक रेंडर अपना प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं इसको हाई पे ही रखूँगा, ठीक है। कैमरा आउटपुट हम इतना ही लेके चल रहे हैं अभी। आपको बस सिंपल क्या करना है, यहाँ से जाके रेंडर विद वीरे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप नहीं चाहते कि शेडोज आपको देखने को मिले, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट, आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद अब आप देखो, जैसे ही मैं इसको इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करूँगा, अब क्या हो रहा है देखो, अभी कोई डिफरेंस देखने को मिला आपको या नहीं? शेडो नहीं आ रहे है ना, जो सन की शेडो कास्ट हो रही थी वो नहीं कास्ट हो रही है अभी, ठीक है। अच्छा, मैंने वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट को ऑफ किया, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, अब चेक करिए, क्या अब शेडो कास्ट हो रही है? ठीक है। अच्छा, ये शेडो जो है ये बहुत ज़्यादा शार्प आ रही है अभी। एक्चुअल में जब हम सन की शेडो की बात करते हैं ना, तो सन की जो शेडो होती है वो इतनी शार्प सिर्फ डे टाइम में मिलती है हमें। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, क्या, सनलाइट पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, देखिए क्या है, पढ़िए। हाँ जी, सनलाइट पे आप जाएंगे, सनलाइट पे कहाँ से जाएंगे, वीरे एसेट एडिटर ओपन करना है, यहाँ से लाइट पे जाना है, लाइट पे जाने के बाद सनलाइट पे क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, लाइट इंटेंसिटी मल्टीप्लायर और साइज मल्टीप्लायर। मैंने क्या किया, यहाँ से साइज मल्टीप्लायर को बढ़ा दिया, मैंने समवट अराउंड 4 कर दिया, या 5 कर देते हैं, ठीक है। 5 करने के बाद अब यहाँ पे मैं वापस से इंटरेक्टिव रेंडर करता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो पहले हमारी शेडो थी वो बहुत शार्प क्रिएट हो रही थी, ये उनको क्या करेगा, हल्का सा ब्लरी करेगा कॉर्नर से, क्योंकि शेडो जो होती है मल्टी डायरेक्शन से आती है, लाइट जो होती है हमारी मल्टी डायरेक्शन से आती है, तो बहुत शार्प शेडो नहीं कास्ट कर पाती है वो, ठीक है। इसके लिए कभी हम बाद में शेडोज़ एंड लाइटिंग को पढ़ेंगे, तब हम इस चीज़ को बाद में और फर्दर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल आप चाहो तो इसको शार्प इफेक्ट पे रखिए, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट दे रहा है हमें वो, तो मैंने इसको 1 पे ही रखा है। मैं बाकी किसी चीज़ को अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। इतने करने के साथ, अच्छा,
अगर आप इसका बॉटम बैकग्राउंड देखेंगे तो ये हमें कैसा दिख रहा है, ग्रे देखने को मिल रहा है, ग्रे मिल रहा है ना भाई। जी सर। ठीक है, आप एक जी काम सर। कर सकते हो क्या, आपने स्केचअप पे जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे सनलाइट वाले में ही नीचे हमें यहाँ पे एल्बेटो ग्राउंड कलर दिख रहा है। ठीक है, इस कलर को मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका एल्बेटो तो आपका उसका रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो ग्राउंड का है। चलिए ग्राउंड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम अपने उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी इतने ही रखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज का सेशन भी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हम इस रेंडर को अभी के लिए प्रोसेस कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में अपने आगे वाले सेशंस में एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से रेंडर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपके बबल्स आएंगे, ये आपके रेंडर कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट को बिट बाय बिट। नीचे आप देखेंगे तो रेंडर कितना हो चुका है या कितना रह गया वो आप नीचे से देख सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंडरिंग इमेज चल रही है अभी, अभी फाइनल स्टेजेस में, बस इतना सेगमेंट रह गया आपका रेंडर का। अब जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, ग्राफिक कार्ड होगा, उतनी जल्दी आपका रेंडर प्रोसेस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और अगर आपका डेस्कटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है उसके अंदर, तो थोड़ा सा टाइम लेता है रेंडर प्रोसेसर है। तो अब देखिए यहाँ से आपका रेंडर प्रोसेस हो चुका है। अब इसको एज अ इमेज आपको क्लाइंट को शेयर करना है तो इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे होगा, आपको सिंपल से यहाँ पे फाइल पे जाना है, सेव करंट चैनल दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ जी दिख रहा है। आप इस पे जाएंगे और जाने के बाद जहाँ पे आपको अपनी लोकेशन है वहाँ पे आप जाके, जैसे मैंने ये क्या बनाई, सेंटर टेबल, सॉरी मैं इसको नाम देता हूँ कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल के नाम से बनाई। और इसका फॉर्मेट आप बता सकते हो आपको क्या रखना है। हमारे पास जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। जेपैग फॉर्मेट में बैकग्राउंड नहीं आएगा, बैकग्राउंड के साथ ही आएगा वो, पीएनजी में बैकग्राउंड लेस आता है। तो मैं पीएनजी सेव कर रहा हूँ, पीएनजी में ज़्यादा डेटा भी आता है हमारा। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ये हमने सेंटर टेबल बना लिया, मैं इसकी फ़ाइल को भी सेव कर देता हूँ, सेव एज कॉफ़ी टेबल के नाम से, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ। अब जहाँ पे मैंने फ़ाइल सेव करी थी मैं उस पर जाता हूँ। कहाँ गई, ओके। तो आप देखिए ये आपकी कॉफ़ी टेबल आ गई, क्योंकि पीएनजी करी थी तो उसमें बैकग्राउंड नहीं आ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब जब हम क्लाइंट को शेयर करते हैं तो हम डायरेक्टली इसी से शेयर नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा फोटोशॉप में एडिट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको ओपन विथ किया, एडोब में, ठीक है। अब अगर आप बैकग्राउंड यहाँ पे देना चाहते हो तो फोटोशॉप में लाके बैकग्राउंड भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें अभी बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं दूंगा। मैंने क्या किया, सिंपल से यहाँ से फ़िल्टर पे गए, कैमरा रॉ फिल्टर पे गए हम। अब जैसे आप कैमरा रॉ फिल्टर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लाइटिंग्स आपको सेट करना है, कलर सेट करना है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन होता है ऑटो भी सेटअप हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। अभी हल्का सा इसमें डेप्थ इफेक्ट देखने को मिल गया हमें। आप इसको ऑफ कर दोगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट था एलिमेंट वही आएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे नीचे हम प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले डिटेल्स पे चलते हैं, सॉरी डिटेल्स की भी हमें कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है। लाइटिंग पे आते हैं। लाइटिंग से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप करना है तो आप इसको वापस से ज़ीरो कर दिए। हाइलाइट्स होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, तब मैं इनकी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ़ोटो करेक्ट करना होता है इसको। अभी के लिए हम यहाँ से इफेक्ट पे आते हैं। इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक टेक्सचर का ऑप्शन होता है, इससे आप अपने टेक्सचर को एनहांस कर सकते हैं,
ठीक है, या आप इसको कम कर देंगे तो आप देखिए आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने इसको रिड्यूस कर दिया और मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, एनहांस कर दे रहा हूँ। तो टेक्सचर को आप यहाँ से बता सकते हो कि उसको एनहांस करना है या नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा क्लैरिटी का। मैं इसको क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इससे थोड़ा सा डल हो जाएगा। DIS से थोड़ा सा हम इसको कॉन्ट्रास्ट कलर का थोड़ा सा दे देते हैं। देन विंटेज की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बैकग्राउंड लेस एलिमेंट लिया। जब बैकग्राउंड वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे हम विंटेज वगैरह का भी यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मैंने इतना सेटअप कर लिया, ठीक है। इतना सेटअप करने के बाद आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ओके कर सकते हो, या आप यहाँ से ऑटो पे भी क्लिक कर सकते हो। इसी के अंदर कुछ प्रीसेट्स भी होते हैं आपके, आप उनको चाहे तो अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। खैर उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ओके किया। अभी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से सेव एज पे या एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। या मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे जाने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपको सेव करना है, मैंने यहाँ पे एज अ PNG सेव कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपकी वो कॉफ़ी टेबल सेव होके आ गई है, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने रेंडर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करके आउटपुट ले सकते हैं। इस आउटपुट को फिर आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हो फर्नीचर डिज़ाइन के लिए, ठीक है। सो यहाँ तक का समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है। सो इस तरीके से मैंने कुछ मॉडल्स आपको भेजे हैं, आप उनको एज अ प्रोडक्ट के तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं और मटेरियल दे सकते हैं। कल का सेशन हम अपना डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आपको इनमें से मॉडल्स तैयार करने हैं। आप चाहो तो मैंने जो मॉडल बनाया है उसी को तैयार कर सकते हो, या जो मैंने रेफरेंस भेजे हैं ग्रुप में आप उनमें से भी बना सकते हो कोई भी, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम उनके डाउट सेशन रखेंगे कि उनकी मॉडलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइजिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।